पंजाब में पराली जलाने को लेकर राजनीतिक घमासान तो छिड़ा हुआ ही है। साथ ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पंजाब में पराली जलने वाले वीडियो पोस्ट करके पोल्यूशन के लिए पंजाब और वहां के किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर पराली जलाने वाले वायरल वीडियोस का सच क्या है, ताकि ये पता चल सके कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है पंजाब के किसानों का, वो वीडियो कहाँ का है, कितना सच्चा है। पराली जलाने को लेकर पंजाब और दिल्ली में छिड़ी सियासी जंग के बीच एक सच ये भी है कि इस साल पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 60% की कमी आई है। अजनाला, फाजिलका, भटिंडा, अमृतसर, तरनतारन समेत कुछ और जगहों पर अब तक पराली जलाने की 484 घटनाएं सामने आई है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पंजाब में साल 2023 में पराली जलाने की 1764 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो पिछले साल यानी 2024 के इसी कालखंड में घटकर 1510 तक पहुंची थी। और इस बार 2025 में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 415 घटनाएं सामने आई है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री साहब मनजिंदर सिंह सिरसा ने शायद कल एक पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली दे विच, जिस दे विच जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या जो पोल्यूशन हो रही है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਸਕੇ। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर 40 सेकंड का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। खास बात यह है कि इस वीडियो पर न्यूज एजेंसी ANI का लोगो भी लगा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ये वीडियो 22 अक्टूबर 2025 का है और 21 अक्टूबर को यानी दिवाली के ठीक एक दिन बाद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाकर दावा किया था कि पंजाब में चेहरे ढककर कुछ लोग खेतों में पराली जला रहे हैं और इस साजिश के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है। इसीलिए जब सोशल मीडिया पर पंजाब में पराली जलाने वाले वीडियोस को पोस्ट करके तरह तरह के दावे किए जाने लगे, तो हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की ताकि पराली जलाने का सच सबके सामने आ सके। चूंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो पर ANI का लोगो था और कुछ लोगों ने ANI को टैग भी किया था, इसीलिए हमने सोशल साइट X पर न्यूज एजेंसी ANI के पेज पर गए और वायरल वीडियो को खोजने लगे। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ा एक पोस्ट न्यूज एजेंसी के पेज पर मिला। इस पोस्ट में वही वीडियो था जिसे दूसरे X यूजर्स ने अपने पेज पर पोस्ट किया था। वायरल वीडियो को लेकर न्यूज एजेंसी के पेज पर जो जानकारी दी गई थी, उसके मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटना पंजाब के मोगा जिले के डागरू गांव की बताई गई थी। पर इस घटना को लेकर जो सच अब हम आपको बताएंगे वो हैरान कर देगा, क्योंकि अलग अलग यूजर्स के द्वारा 22 अक्टूबर 2025 को पोस्ट किया गया वीडियो असल में 1 नवंबर 2024 का है और इसकी पुष्टि ANI के पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो की तारीख से होती है। मतलब 1 साल बाद जब पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि साल 2025 में पराली जलाने के मामलों में 60% तक की कमी आई है, तो सरकार का दावा काफी हद तक सही है और जो यूजर्स 1 साल पुराने वीडियो को बार बार पोस्ट करके पराली जलाने की घटनाओं को दिखा रहे हैं, वो असल में भ्रम फैला रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद मलविंदर कंग ने भी प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने पर बीजेपी को जमकर कोसा। मलविंदर कंग से हमारी सहयोगी कंवलजीत की ये विशेष बातचीत। पंजाब में जल रही पराली को लेकर एक बार फिर से बवाल उठ रहा है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले आंकड़े काफी कम है, लेकिन 484 बताए जा रहे हैं, यानी पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 70 केसेस ज्यादा आए हैं। और बात करते हैं, जिस तरह अमित मालवीय हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी साझा किया और उसके बाद हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीसी भी की है और बोला है कि ये पंजाब सरकार के कहने पे मुंह लपेट के ये सब किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस सब? देखिए जी, अपने आप में बड़ी बचकानी बात है कि पंजाब सरकार किसानों को मोटिवेट करेगी कि पराली जलाओ। ये कितनी मतलब हंसने वाली बात है और ये भाजपा की समझ को भी दिखाती है। पहली बात तो जब से मान साहब की सरकार आई है, लगातार पंजाब सरकार के प्रयासों से और किसानों के सहयोग से 70-75% स्टबल बर्निंग के केसेस में गिरावट आई है, ऑफिशियल डेटा है। दूसरी बात, भाजपा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जब से किसानी आंदोलन हुआ है कि पंजाब के किसानों को, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिख्स हैं, उनको डिफेम बदनाम किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर। और ये रिसेंटली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक सिख मिनिस्टर को, जो सिरसा साहब हैं, उनको ही आगे किया गया है पंजाब के किसानों को, सिखों को बदनाम करने। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और दुखदाई बात क्या हो सकती है? और सिरसा साहब को डेफिनेटली आत्मचिंतन करना चाहिए। तीसरी बात, ये वही किसान है जो देश की लड़ाई में भी सबसे पहले पाकिस्तान के साथ रिसेंटली हुई, तो यही किसान थे जो फौज के साथ बिना किसी इंटरेस्ट के अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे किसानों ने लगातार सरकार की, चाहे अवेयरनेस कैंपेन हो, चाहे मैकेनिज्म हो, अभी तो रिसेंटली हमने नए प्लांट भी लगाए मान साहब की सरकार ने, जिसमें स्टबल को बेचा जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। और किसान कोई खुशी से पराली नहीं कभी जलाता, ये उसकी मजबूरी है। कभी उसको ऐसा ऑप्शन दी नहीं गई और अब मान साहब की सरकार ने प्रयास किया तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और ये ऐसा कौन सा धुआं है, मेरा भाजपा से सवाल है और पंजाब भाजपा को भी जवाब देना पड़ेगा, कि जो सीधा पंजाब से उड़ता है और दिल्ली जाके रुक जाता है। आपका कहने का मतलब है कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी तो डेफिनेटली हरियाणा से हमारा बेहतर है, पंजाब का आईक्यू लेवल बेहतर है, और हमारा जो राजस्थान यूपी तक ये धुआं क्यों नहीं जाता? ये कौन सा धुआं है जो दिल्ली में ही जाता? तो ये सबसे ये साबित होता है कि ये भाजपा की पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों को बदनाम करने की एक कैंपेन है। उनका ये भी कहना है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो तब भी आप लोग यही राशनल लेते थे, लेकिन अब क्योंकि आप सिर्फ पंजाब में सिमट के रह गए हैं तो यहाँ पे आप लोगों का लाइन ही अब अलग है। देखिए, ऐसा है, सिमटने वाला या बढ़ने वाला काम तो लोग तय करते हैं। और आम आदमी पार्टी तो अभी 10-12 साल पहले आई है और हमारी स्टेटों में 2 में सरकार भी रही है और ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन ये कह देना कि पंजाब की ही पराली, पंजाब का धुआं ही एनवायरनमेंट को दूषित कर रहा, और इवन दिवाली के भी दिन चल रहे थे, तो ये अपने आप में बड़े सवाल भाजपा की जो प्रेस ब्रीफिंग है उस पर उठते हैं। और पंजाब के किसान कभी भी और जब भी उनको मौका मिला, हम जब कहते थे तब हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा रिसेंटली भी जो एक प्लांट बड़ा यहाँ इनॉग्रेशन किया मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ता पहले, और अदरवाइज भी हमने लगातार इवन कल मैं अपने लोकसभा में था तो वहाँ दिख रहा था कहीं पराली नहीं जल रही, क्योंकि नई मशीनरी पंजाब सरकार ने प्रोवाइड की है और किसान लगातार इसमें जागरूक हो रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं हमारा। सर, एक और बवाल जो उठ रहा है वो एक पपरेटेड वीडियो है जिसमें भगवंत मान बताए जा रहे हैं। अब उसके ऊपर एक्शन की बात की गई है, एफआईआर की बात की गई है, कोर्ट से ऑर्डर्स लाने की बात की है, और अमित मालवीय का उस पर भी एक ट्वीट आया है जहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई अगर डीप फेक वीडियो ही है और आप बोल रहे हैं फेक है तो इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये क्या बात हुई? जब अगर कोई ऑनरेबल सीएम के खिलाफ कैंपेन, उनको बदनाम करने की साजिशें करेगा और वो भी विदेश में बैठ के, तो डेफिनेटली एक्शन उसके साथ लिया जाएगा उसके खिलाफ। और हमने लीगल प्रोसीडिंग शुरू की है और हमने तो भारत सरकार से भी पंजाब पुलिस ने आग्रह किया है कि ऐसे लोगों को वापस देश में लाया जाए और कानून के आधार पर सजा दी जाए। देखिए, जब से मुख्यमंत्री जी पंजाब को बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं और लगातार उनकी जो लोगों में लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। आज भी अगर पंजाब में देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय अगर कोई पॉलिटिशियन है तो भगवंत मान जी हैं।
यही प्रॉब्लम हमारे विरोधियों को रहती है, खासकर जो भाजपा सपने लेती है पंजाब में सरकार बनाने के लिए, जिनके कभी सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि आप भाजपा की बात कर रहे हैं और साथ में छठ चल रहा है और बिहार में इस वक्त चुनाव का समय भी है, काफी भीड़ भड़ाका नजर आ रहा है। आप कैसे मानते हैं कि पंजाब में किस तरह की सिचुएशन है? और देखिए, छठ पूजा एक बहुत पवित्र त्यौहार है हमारे प्रवासी भाइयों का, और हजारों लोग इन दिनों अपने जो होम स्टेट्स हैं उसमें ट्रैवल करते हैं, और ये सरकार का फर्ज है, जिम्मेवारी बनती है कि रेलवे मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि इन दिनों में एडिशनल ट्रेनें चलाई जाएं, और जो हमारे एग्जिस्ट ट्रेन्स हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से लोगों की सुविधाओं के अनुसार चलाया जाए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट रही है रेलवे मंत्रालय की, और फेलियर रहा है, और मुझे लगता है इसमें जरूर आने वाले दिनों में वो सुधार करेंगे। मैं अभी ऑनरेबल जो हमारे रेल मंत्री उनसे ये टेकअप करूंगा, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे हजारों लोग बिहार से काम करते हैं, यूपी से काम करते हैं, तो त्योहार के दिनों में उन्होंने अपने परिवार के पास जाना होता तो उनको असुविधा ना हो। आप लोग रवनीत बिट्टू से भी डायरेक्टली? डेफिनेटली रवनीत बिट्टू जी से जब भी, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अलग होना अलग बात है, लेकिन एज ए रेल मंत्री हम उनसे मिलते भी हैं, और वो कई इश्यूज पे उन्होंने हमारे काम किए भी हैं जो पंजाब को बेहतर, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, तो वो मानते भी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके मलविंदर कंग हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार और हरियाणा में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के केस में नया ट्विस्ट आया। एक तरफ जहां आईपीएस पूरन केस में चंडीगढ़ पुलिस के आत्महत्या नोट के आधार पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर केस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ संदीप लाठर के केस में उनकी पत्नी संतोष के बयान और आत्महत्या नोट के आधार पर पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके साले और आम आदमी पार्टी के भटिंडा देहात से विधायक अमित रतन समेत 4 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद सुसाइड की इन दोनों मामलों की गुत्थी और भी उलझ गई। पहले आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी, और फिर इस वारदात के ठीक 7 दिन बाद हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी, और इसके बाद इन दोनों ही वाक्यों का एक दूसरे से जुड़ता कनेक्शन। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। एएसआई संदीप लाठर ने बेशक अपने सुसाइड नोट से लेकर सुसाइड वीडियो तक में आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार का नाम लिया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उठ रहा था कि आखिर सिर्फ इतनी सी बात पर संदीप लाठर ने खुद को खत्म क्यों कर लिया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि संदीप लाठर की वाई पूरन कुमार से न तो सीधे तौर पर कोई रंजिश थी और न ही कोई लेना देना ही था, और अगर रंजिश थी भी तो वाई पूरन कुमार ने तो पहले ही अपनी जान दे दी थी। लेकिन अब इस वारदात के करीब 10 दिन बाद संदीप लाठर की खुदकुशी का वो राज सामने आ चुका है जिस पर अब तक पर्दा पड़ा था, और वो राज है आईपीएस वाई पूरन कुमार का कथित तौर पर रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर को टॉर्चर करना। जी हां, संदीप लाठर की पत्नी संतोष ने इस सिलसिले में पुलिस में जो तहरीर दी है वो कुछ ऐसी ही है। इसी तहरीर के आधार पर हरियाणा पुलिस ने वाई पूरन कुमार की पत्नी और साले समेत 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, और इसी तहरीर में संतोष ने अपने दिवंगत पति के हवाले से वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले और संगीन इल्जाम लगाए। ये उसी एफआईआर की कॉपी है। तो सबसे पहले संदीप लाठर के सुसाइड केस से जुड़ी इस एफआईआर का वो खास हिस्सा पढ़िए जिसमें संदीप की पत्नी संतोष ने अपने पति को आईपीएस पूरन कुमार द्वारा सताए जाने की बात लिखी है। श्रीमान, निवेदन है कि मैं संतोष, पत्नी संदीप, वासी गांव जुलाना, जिला जींद, हॉल क्वार्टर नंबर 44, सुखपुरा चौक, पुलिस कॉलोनी रोहतक की रहने वाली हूं। मेरा पति संदीप पुलिस विभाग रोहतक में साइबर सेल में एएसआई के पद पर तैनात था। कुछ समय पहले थाना अर्बन स्टेट रोहतक में आईजी पूरन कुमार व उसके गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ था। ये केस होने के पहले व बाद में सुशील कुमार गनमैन, सुनील कुमार आईजी ऑफिस रोहतक
व अन्य इसके साथी लगातार आईजी पूरन कुमार, पत्नी अमनीत पी कौर IAS व उसके साले अमन रतन MLA व अनुसूचित आयोग में बैठे उनके रिश्तेदारों की ऊंची पहुंच का हवाला देकर मेरे पति संदीप पर दबाव बनाकर धमकी दे रहे थे, क्योंकि मेरा पति संदीप इस केस की जांच में शामिल रहा था, जिसमें आईजी पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी और इस केस में अन्य शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी थी। इसी के चलते आईजी पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। इसी सुसाइड के चलते आईजी साहब की पत्नी अमनीत पी कौर IAS व उनका भाई अमन रतन ने आईजी पूरन कुमार की लाश का पोस्टमार्टम न करवाकर सरकार पर पुलिस विभाग के ईमानदार अधिकारियों व ईमानदार कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाबत दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि IPS पूरन कुमार व उनकी पत्नी कुछ भ्रष्ट IAS, IPS की बड़े स्तर पर विजिलेंस जांच चल रही थी, जिसमें सरकार के द्वारा उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जानी थी। इसी कार्रवाई से बचने के लिए उसका परिवार, उनके साथ मिलकर कुछ भ्रष्ट अधिकारी इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए नाजायज दबाव बना रहे हैं और उचित कार्रवाई करने वाले ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। ये दबाव डालकर परिवार पर कोई बड़ा पद लेने की भी नीयत है, जिस कारण मेरा पति संदीप पिछले 1 सप्ताह से मुझे कह रहा था कि पुलिस विभाग में ईमानदार कर्मचारियों व अधिकारियों का कोई महत्व नहीं है। इस पर मैंने अपने पति संदीप को बहुत समझाया, लेकिन मेरे पति ने बार बार यही कहा कि ईमानदार पुलिस अफसरों का नौकरी करने का कोई धर्म नहीं। जो अमनीत कौर IAS, वो उसके भाई अमन रतन विधायक की ऊंची पहुंच और आयोग में बैठे उच्च अधिकारियों का हवाला देकर आईजी पूरन कुमार के कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को भी बार बार परेशान करते थे। मेरे पति संदीप को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी कारण मेरे पति ने एक कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रार्थनी संतोष, पति संदीप कुमार। इस तहरीर में लिखी बातों पर गौर करें तो साफ है कि वाई पूरन कुमार खुद पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज होने के बाद आक्रामक हो गए थे और उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच टीम के मेंबर ASI संदीप लाथर को डराना धमकाना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ अपनी पहुंच और रसूख का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने अपनी IAS पत्नी, विधायक साले, अनुसूचित आयोग की अधिकारी सरहज यानी साले की पत्नी का भी हवाला दिया, जिसके चलते अपना फर्ज निभाते हुए संदीप लाथर इतना परेशान हो गया कि उसने जान देने का फैसला कर लिया। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन IG जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना लिए जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफ़र के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है। पूरन कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी IAS ऑफिसर अमनीत कुमार ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसमें भी DGP शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया का नाम लिखा है। न सिर्फ नाम लिखा है बल्कि इसी बिना पर अमनीत कुमार ने DGP और SP को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की है ताकि वो सबूत नष्ट न कर सके। यह और बात है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुसाइड नोट और अमनीत कुमार की शिकायत के बाद हरियाणा सरकार ने DGP और रोहतक के SP को अगले आदेश तक छुट्टी पर जरूर भेज दिया है। शत्रुजीत सिंह कपूर की जगह OP सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक DGP बनाया गया है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने करवट ली। यमुनोत्री और आसपास के इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का
शानदार दृश्य देखने को मिला। निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई, लोग गर्म कपड़ों में दिखाई देने लगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। गुरुवार को मां यमुना की डोली अपने मायके पहुंचते ही यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई। पहाड़ धुंध में लिपटे नजर आए। वहीं निचले इलाकों में हुई बारिश से तापमान लुढ़क गया। नीचे बारिश और चोटियों पर बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी खुले हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी भी करीब 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बदले मौसम ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।